ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। हमने जो लास्ट वीडियो में किया था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया था। तो मैंने बताया था पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो था इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है क्या, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में कंडक्टेंस क्या है? तुम सबको पता है कि सारे के सारे सब्सटेंसेस उनकी टेंडेंसी टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, इस पे बेस्ड 2 टाइप में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक तो वो which allow electricity to pass through them, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो उनको तो बोलते हैं हम लोग क्या, कंडक्टर्स। और जिनके थ्रू पास नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो क्या बोलते हैं, ऑल दी सब्सटेंसेस। मैं आ रहा हूं इसी पॉइंट पे कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है आज थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहेगा, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो स्टार्ट करते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ऑल दी सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर टेंडेंसी टू pass the electricity through them। तो 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक तो होते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, which allow electricity to pass through them are conductors, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें। ऐसे समझ सकते हो, आप लोगों को सबको बेसिक आई थिंक ये आइडिया है। जैसे कि मेटल है, मेटल के एक पार्ट पे आप इलेक्ट्रिसिटी का टर्मिनल कनेक्ट कर दो तो दूसरे पार्ट पे वो आप टेस्टर लगा के चेक कर सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो क्या है, कंडक्टर्स हैं। और दूसरे होते हैं क्या, यहीं लिख देते हैं क्योंकि ये मुझे जस्ट आइडिया सा ही देना आप लोगों को, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स। उनको बोला जाता है इंसुलेटर्स। हमें कंडक्टेंस स्टडी करना है, इसलिए आपको इंसुलेटर्स नहीं पढ़ने हैं, हम लोगों को क्या पढ़ने हैं, कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन the type of species helping in passage of electricity through conductors all the conductors are classified into 2 types। 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर देते हैं कंडक्टर्स को into 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या मतलब है इसका, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पेसिस हेल्पिंग इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर्स। जैसे एक मेटल का पीस लिया, लाइक कॉपर ले लिया, कॉपर के दोनों तरफ हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो देखोगे कि उस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हुई, ऐसी क्या स्पेसिस थी
जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ किया कि वो एक टर्मिनल ऑफ मेटल से दूसरे टर्मिनल ऑफ मेटल तक जा पाए। तो क्या स्पीसीज इन्वॉल्व थी? तो आप लोग कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो सबसे पहला है क्या? मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। बेटर टर्म इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होंगे? द कंडक्टर्स विच do not decompose on passage of electricity are known as इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। जो डीकम्पोज नहीं होते हैं, एज इट इज ही रहेंगे। कॉपर मेटल है, आप सबको घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आता है, तो क्या आता है? या तो कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर या सिल्वर वायर ऐसे यूज की जाती है। तो वो जो वायर्स यूज की जाती हैं, क्या वो डीकम्पोज होती हैं? क्या उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज आता है क्या? तो नहीं आता है। तो ऐसे कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो टूट नहीं जाते, तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं, इन सच कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी इज passed due to flow of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो वो डीकम्पोज नहीं होंगे। अगला पढ़ने के बाद आप डीकम्पोजिशन को, हालांकि इलेक्ट्रोलिसिस जिसने अच्छे से मेरे वीडियो देखे हैं उनको क्लियर ही होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है। ओके, इन सच कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी इज पास ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेटल्स हो गए, ग्रेफाइट है, आप सबको पता है ग्रेफाइट भी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज नॉट अ मेटल, ये कोई मेटल नहीं है, बट इवन देन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बेटर है एज कंपेयर टू मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स में ये होता है, मेटेलिक में ही बता देता हूं, मेटल्स आर कंसिस्टिंग ऑफ किससे बने हुए होते हैं? kernels and freely moving electrons से बना होता है मेटल। अब समझते हैं मेटल में कर्नल्स क्या होते हैं। आप सबको आइडिया होना चाहिए क्योंकि आगे मैं यूज करूंगा इसको। कर्नल्स क्या होते हैं? दी positively charged spaces obtained after separation of या removal of valence shell electron। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसेस मिलेगी, जो हैवी है, उसको बोला जाता है क्या? कर्नल बोलते हैं। आर कर्नल्स। तो समझते हैं, देखो कैसे समझते हैं। ये मैंगो, देखो ये मैंगो है, मैंगो के बीच में क्या है? गुठली है, इसके चारों तरफ क्या है? ये पल्प है, और पल्प के ऊपर क्या है? ये कवर है। ठीक है जी, ये कवर है। तो ये है पूरा मैंगो। सबने आम देखा होगा, तो आम के सेंटर में गुठली है, लेट वी कॉल इट एज न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ ये शेल्स हैं। ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ये शेल्स हैं, और ये है जो बाहर की कोटिंग, जो कवर है। अब इस कवर को हटा दो, सिर्फ कवर को हटाना है और किसी चीज को नहीं हटाना है।
तो यहाँ पर आपको वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाली शेल को हटा दो। अब जो चीज बच गई ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द कर्नल। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद जो स्पेसिस मिलेगी दैट इज कॉल्ड द कर्नल, उसको कर्नल बोला जाता है। ये कैसे मिलती है, कैसे बनती है मेटल? कर्नल है ये पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, electron, positive charge electron, like this. There is the regular arrangement of the kernels and freely moving electrons. तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इसी को क्या बोलेंगे, क्योंकि कर्नल्स जो है वो बहुत हैवी हैं, उनमें इतना ज्यादा मोशन नहीं होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। समझ गए? तो ये है कर्नल्स। तो मेटल्स के अंदर तो इजी है, और ग्रेफाइट मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो फ्री है। जैसे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो शेयर कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, और मेटल्स में मेटेलिक कंडक्टर्स। बाकी दोनों को कलेक्टिवली आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटेलिक कंडक्टर्स बोल सकते हैं। तो जिन कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बगैर डीकंपोजिशन के, कुछ भी डीकंपोज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। दूसरे आते हैं भाई, मेटेलिक कंडक्टर हो गया। सेकेंड वन आर दी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हमें मेनली, क्योंकि मैं बता ही चुका हूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ही पढ़ना है, तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होंगे? द कंडक्टर्स विच decomposes, which get decomposed on passage of electricity are known as electrolytic conductors. उनको बोला जाता है electrolytic conductors। आप सबको आइडिया होगा, नहीं आइडिया है, मैं फिर से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप लोगों का बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो डीकंपोजिशन का मतलब क्या था? ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन थे, मान लो मेल्टेड NaCl ले लिया, तो सोडियम आयन किधर चला गया, कैथोड की तरफ, यहां पर चला गया और यहां डिस्चार्ज हो गया। क्लोराइड आयन किधर चला गया, एनोड की तरफ, और यहां डिस्चार्ज हो गया। क्लियर है? दिस इज द डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन इज नथिंग बट डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज नथिंग बट द डीकंपोजिशन। तो वो डिस्चार्जिंग कब होगी? जब आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जब आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब आयंस का फ्लो हुआ है ऐसे कंडक्टर्स में, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। क्लियर है? तो डीकंपोजिशन होगी कि नहीं होगी? तो हाँ होगी। सोडियम आयन चेंज हो जाएगा, सोडियम में रिड्यूस हो जाएगा, क्लोराइड आयन क्लोरीन में रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब डीकंपोजिशन हो रही है। क्या वहां पर ऐसा हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया या कर्नल्स चेंज हो गए? तो आप कहोगे नहीं सर वहां तो कुछ नहीं हो रहा था ऐसा, तो वहां डीकंपोजिशन नहीं है, वहां कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आया। देयर इज जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ फ्लो हो रहा है। यहां पर आयंस का फ्लो हो रहा है एंड दे गेट डिस्चार्ज्ड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, इसी वजह से डीकंपोजिशन हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सच कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी इज पास ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयंस की वजह से चलेगा। ठीक है, तो जितने भी आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये मैं बता ही चुका हूं पहले ही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बाकी अभी नेचर में मैं बताऊंगा।
समझ गए भाई? सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। दो टाइप से हैं, एक में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और एक में आयंस फ्लो करेंगे, ठीक है? सो नाउ प्रोसीड विद दी फैक्टर्स अफेक्टिंग। हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आगे भी आते जाएंगे, बट अभी के लिए बेसिकली थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जाननी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो वो अब हमें जानने हैं। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यही तो बता रहा था ना मैं अभी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आप लोगों को क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं? दीज आर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स and the second one are the weak electrolytes. Strong electrolytes and weak electrolytes. Okay, tell me, strong electrolytes क्या होते हैं? Which dissociate completely at any concentration, which dissociate into ions almost completely, लगभग पूरे के पूरे टूट जाते हैं at any concentration are the strong electrolytes, and which never dissociate या never ionize completely into ions are the weak electrolytes. अब आपको पता है greater the number of ions greater will be जितने आयंस ज्यादा चलेंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। greater will be electrolytic conductance, उतना ही electrolytic conductance ज्यादा होगा। so इसकी वजह से आप क्या कह सकते हो? so strong electrolytes conduct greater electricity than weak electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बजाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया मैंने। जितने ज्यादा आयंस या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आता है दूसरा फैक्टर पे की बात करते हैं। सेकंड इज द साइज ऑफ आयन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको बहुत कंफ्यूजन में लेते हैं, इसलिए तुम्हारी बुक्स में ये इकट्ठा लिखा साइज ऑफ आयन एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन। इकट्ठा नहीं पढ़ो इसको, अलग अलग पढ़ो। साइज ऑफ आयन। अब मान लो तुम लोगों को ही कहता हूं, एक हमारे पास है ऐसे समझते हैं कि हमने एक रस्सी को बांध दिया है बकेट से, इस बकेट से, ठीक है? बकेट से बांध देते हैं, ये बाल्टी से बांध दिया, ठीक है? एक हमने सेम रस्सी को इस बकेट से बांध दिया है। आप लोग मुझे बताना कि कौन सी बकेट, जब जैसे पानी में डाला पानी भर गया, तो कौन सी बकेट को आप जल्दी खींच सकते हो? किसका फ्लो उस पानी में ज्यादा होगा? बताओ। तो आप लोगों का सीधा आंसर होगा सर जिसका साइज छोटा होगा। तो याद रहे, स्मॉलर दी साइज ऑफ आयन उतनी ही स्पीड से चलेगा। जितना ज्यादा स्पीड से चलेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा। तो यहां से समझ ही गए फिर तो, ठीक है? तो समझ गए होगे ना? तो कौन सा चलेगा? अब मान लो एक तो ये चौक है और एक मैं ये ले लूं, तो इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो तुम कहोगे सर इसमें मोबिलिटी कम होगी। तो जितना छोटा साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन greater will be its mobility।
greater will be its mobility. Mobility you know very well. मोबिलिटी, और इसको आयंस की मोबिलिटी है इसलिए आयनिक मोबिलिटी भी बोलते हैं इसको, आयनिक मोबिलिटी. स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर विल बी इट्स मोबिलिटी. अब दूसरी बात क्या है, ग्रेटर द आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी ग्रेटर विल बी कंडक्टेंस, ग्रेटर विल बी कंडक्टेंस, विल बी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. क्लियर? मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है. अगर मान लो मेरे पास हो फॉर एग्जांपल लिथियम आयन है और मेरे पास सोडियम आयन है, तो किसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी? तो लिथियम का साइज छोटा है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी. तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा? तो लिथियम आयन ज्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाएगा एज कंपेयर टू सोडियम आयन. क्लियर है? दिस इज अबाउट द साइज ऑफ आयन ओनली. साइज ऑफ आयन, अगर सिर्फ साइज ऑफ आयन दिया है, सॉल्वेंट का कोई लेना देना नहीं. दूसरा आता है, दिस इज सेकंड वन, तो मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया मैंने. थर्ड इज दी सॉल्वेशन ऑफ आयन, सॉल्वेशन ऑफ आयन. अब सॉल्वेशन ऑफ आयन का क्या मतलब है? सॉल्वेटेड आयन सबको पता ही है, शायद पता होगा. दी कॉम्बिनेशन ऑफ आयन विद सॉल्वेंट, combination of ion of electrolyte with solvent, solvent is known as solvation of ion, known as solvation of ion. आयन का सॉल्वेंट से अटैचमेंट. आप लोगों को अगर सिर्फ लिथियम सोडियम का कंपैरिजन करना है प्योर स्टेट में बगैर सॉल्यूशन बनाए, तो लिथियम में कंडक्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम आयन. लेकिन अगर हम इसको सॉल्वेंट में डाल दें तो क्या होगा? स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, आयन greater will be its solvation, greater will be its solvation. जितना छोटा आयन उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन है, उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से वो जुड़ेगा. ऐसे समझते हैं जैसे ये मेरे पास कोई कैटायन है A पॉजिटिव, इसके चारों तरफ ये वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, H2O, 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 H2O. इसको इस तरीके से बना लेते हैं, A पॉजिटिव, इधर वाटर मॉलिक्यूल की ये लेयर है, तो हाइड्रेशन शीट बना ली है ना ये. दिस इज कॉल्ड दी सॉल्वेटेड आयन, इसको बोलेंगे सॉल्वेटेड आयन. ओके, मैं बता चुका हूं जितना साइज ज्यादा उतना ही, जितना साइज कम उतना ही क्या सॉल्वेशन ज्यादा होगा. ठीक है, सॉल्वेशन उतना ही ज्यादा. अब तुम लोगों से मैं पूछता हूं, मेरे पास है एक छोटी साइकिल बच्चों वाली, ठीक है, ये बच्चों वाली साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है बच्चों वाली. इस पे 4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 4 बच्चे बैठ गए इस पे. और एक है मेरे पास बड़ों वाली साइकिल, ठीक है, ये है बड़ों वाली साइकिल है भाई, ठीक है. अब इस पे भी 4 बच्चे बैठ गए हैं, दोनों सॉल्वेटेड हो गए. बता सकते हो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो आप लोग इजीली कहोगे कि सर जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, जितने ज्यादा बच्चे बैठेंगे उतना ही उसकी स्पीड कम हो जाएगी. हो जाएगी कि नहीं? तो उतनी स्पीड कम हो जाएगी. तो इसका मतलब ग्रेटर द सॉल्वेशन, सो ग्रेटर द सॉल्वेशन, ग्रेटर द सॉल्वेशन, lesser will be आयनिक मोबिलिटी. आयनिक मोबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी. और अगर आयन बहुत कम स्पीड से चला तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? तो उतना ही कम कंडक्टेंस वो शो करेगा. तो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं. सो ग्रेटर द सॉल्वेशन, ग्रेटर द सॉल्वेशन, सॉल्वेशन, lesser will be इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. तो देखें दोनों चीजें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. छोटा साइज था ज्यादा कंडक्टेंस,
छोटा साइज अगर सॉल्वेंट में डाल दिया तो सॉल्वेशन ज्यादा हो गया, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, जैसे छोटी साइकिल थी उस पे 4 बंदे बैठे हैं, बड़ी साइकिल पे 4 बंदे बैठे हैं। याद रहे जो छोटा जो साइज होता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस ज्यादा एक्सपोज्ड है, वो ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को खींचता है। तो जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्वेशन होगा, तो और हैवी हो जाएगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। सो दिस यू शुड लर्न। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमेशा अलग अलग पढ़ना चाहिए। साइज ऑफ आयन, छोटा साइज, ये मेल्टेड फॉर्म में है, बट दिस इज इन सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट वन इज, फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है जी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, अगर आपने एज इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट अप टू ग्रेटर एक्सटेंट इन पोलर सॉल्वेंट, अगर हम लोग नमक को पानी में डालें या बेंजीन में डालें, दो चीजों में डाला, एक तो बेंजीन में डाल दिया और एक इसमें डाल दिया नमक पानी में, तो किस केस में वो जल्दी आयंस में सेपरेट होगा। तो आप लोग कहोगे कि सर पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं सॉल्यूशन में। तो उनकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। पोलर सॉल्वेंट में अगर नॉन पोलर है तो उनकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम है, इसलिए इनके बीच की अट्रैक्शन ऐसे ही मेंटेन रहेगी। तो किस केस में आयंस ज्यादा बनेंगे, पानी में ज्यादा बनेंगे कि बेंजीन में? तो तुम लोग कहोगे कि सर अगर सोडियम आयन क्लोराइड आयन में स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो आयंस में नहीं टूटेगा। और ये फोर्स कब ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, जब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम होगी। पर वाटर की तो हाईएस्ट है, तो वाटर में डालते ही तो ये आयंस में टूट जाएगा, ज्यादा आयंस, ज्यादा फ्लो, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। तो एज इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स अप टू ग्रेटर एक्सटेंट इन पोलर सॉल्वेंट्स, hence the electrolytic conductance is greater, hence electrolytic conductance is greater in polar solvents than non-polar solvents। non-polar solvents की बजाय पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगा। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, बताओ भाई, अगर ज्यादा विस्कस है, अगर मैं तुम लोगों को ही कहूं कि तुम लोगों ने स्विमिंग करनी है, एक बार तो पानी में स्विमिंग करनी है और एक बार शहद में स्विमिंग करनी है, किस केस में ज्यादा फास्टली तुम्हारी मूवमेंट होगी? तो तुम इमीडिएटली कह दोगे कि सर हमारी मूवमेंट ज्यादा होगी पानी में, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम है, तो हमारे हाथों की मूवमेंट ज्यादा स्पीड से होगी एज कंपेयर टू दी हनी। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट्स क्या होगी? ग्रेटर दी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट lesser will be ionic mobility and hence lesser will be electrolytic conductance उतना ही कम होगा। सिक्स्थ आ जाओ। सिक्स्थ पॉइंट है जी टेम्परेचर। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, ग्रेटर दी टेम्परेचर greater will be
डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज्यादा टूटेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा उतने ज्यादा आयंस बनेंगे, और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। ग्रेटर द टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड हेंस greater will be electrolytic conductance. Greater will be electrolytic conductance. ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को एक एक करके क्लियर कर दिए। सबसे पहले कौन सा था? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा क्या था? साइज ऑफ आयन था। साइज ऑफ आयन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी। तीसरा कौन सा था हमारे पास? सॉल्वेशन ऑफ आयन। जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतनी कम आयनिक मोबिलिटी। और फिर सॉल्वेशन ऑफ आयन था। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जितना पोलर होगा उतने ज्यादा आयन्स बनेंगे। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जितना ज्यादा सॉल्वेंट विस्कस होगा उतनी आयनिक मोबिलिटी कम होगी। और टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता है। डिसोसिएशन बढ़ने से आयंस बढ़ेंगे, और आयंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। So this is all about the factors affecting the electrolytic conductance. Electrolytic conductance ही हमने पढ़ना था, पर थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि मुझे डिफरेंस बताना है इसलिए मैं वो भी बता देता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फटाफट बता देते हैं क्योंकि ये हमने पढ़ना नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो भाई सबसे पहला फैक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है उसकी स्ट्रक्चर और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी। अगर बहुत ज्यादा डेंस है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, समझ ले बहुत ज्यादा, या आप समझ लें कि वो कर्नल के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच है, तो क्या अच्छा कंडक्टर होगा? या फिर कंडक्टर के साथ बहुत वीकली अटैच है, तो किस केस में कंडक्टेंस ज्यादा होगी? तो आप इमीडिएटली बता दोगे कि सर इस केस में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है ना कि कर्नल को। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होगा। ठीक है। और तीसरा जो मुझे तुम्हें बताना था वो है क्या? टेम्परेचर। मुझे ये एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स पे क्या इफेक्ट होगा। ये भी आ सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? हमेशा वैलेंस शेल बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। क्यों हुआ ऐसा? देखें, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ था? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस घटा है। क्यों? बिकॉज इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीजेस द वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल्स की वाइब्रेशंस बढ़ा देता है। These vibrations interfere with the movement of या flow of electrons in a particular direction.
पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इंटरफेयर करेंगे। जैसे ऐसे समझो, जैसे मेरे पास ये मेटल था, ये कर्नल है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है। तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसकी मूवमेंट बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा, ये इनके साथ कोलाइड करेगा। कोलाइड करने की वजह से हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, जाना था यहाँ पे पर पहुंच गया वहां पे, इससे कोलाइड कर गया इधर। तो पहले जब 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब कितने कर पा रहे हैं, सिर्फ 2। तो क्या हो गया, कंडक्टेंस घट गया कि बढ़ गया, तो घट गया। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने लिखे नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी इस कर्नल और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतना ही कम कंडक्टेंस होगा। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है सारे पॉइंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सारे कंडक्टर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, और वो है कौन कौन से, एक तो थे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और दूसरे कौन से थे, कंडक्टर्स, और दूसरे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं दोनों में, आप लोगों को बहुत कम चांसेस हैं कि आए, बट आ भी सकता है, और आ गया तो आपको यही पॉइंट्स लिखने चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, नो डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आपने लिया उसमें कोई डीकंपोजिशन नहीं। यहां पर क्या है, देयर इज डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे तो डीकंपोजिशन होती थी। यहां नो डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉइंट पे आ जाओ भाई, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर देयर इज फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लाइटेस्ट पार्टिकल है, इसका मास बहुत कम है, इसलिए देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर, नो फ्लो ऑफ मैटर। मैटर का फ्लो ही नहीं होता है, यहाँ पे होगा पर बहुत कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल, इट इज लाइटेस्ट। लेकिन आयंस का तो मास काफी होता है, तो देयर इज फ्लो ऑफ मैटर, फ्लो ऑफ मैटर किस केस में, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ओके, फोर्थ, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा, कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस decreases, electronic conductance decreases, ठीक है। यहां पर क्या होगा, the electrolytic conductance increases on increasing temperature, ठीक है। फिफ्थ इज, यहां पर जो रेजिस्टेंस है, resistance is due to vibrations of kernels, kernels की vibrations की वजह से resistance आएगा, वो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे। लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर रेजिस्टेंस है is due to interanic interactions, मतलब सोल्यूट के आयंस के बीच में इंटरेक्शंस हो सकती है जिस वजह से आयंस कम चले, या फिर सॉल्वेंट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शंस हो सकती है। तो सोल्यूट
सोल्यूट सोल्यूट के बीच में हो सकते हैं, सोल्यूट सोल्यूट के आयंस जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और या फिर सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस की वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंसेस। यही मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने सभी को एक नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दी के इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या है। एक वायर ले लो, वायर, मेटेलिक वायर, वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, बट पानी में नमक डाल दो, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रही है तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। क्लियर है? तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो अब हमने पढ़ना है। अब बहुत सारी चीजें आएंगी, स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, सम बेसिक टर्म्स। ओके, तो इस हेडिंग को एज इट इज ही रख लेते हैं। सम बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो आपको जाननी चाहिए? इनमें तो कुछ कंडक्टेंस ही है एक तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म, that is the resistance. So what is the resistance? तो resistance को कैपिटल R से डिनोट करेंगे जी, हमारे काम आने वाली हैं ये चीजें। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आप सबको पता है, इंटरप्शन इन फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी। करंट के फ्लो में जो भी रुकावट आएगी दैट इज नॉन एज रेजिस्टेंस, ओके, दैट इज रेजिस्टेंस। इसकी थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन लेके आते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू E बाय I, सबको पता होगा। R इज इक्वल टू E बाय I, मतलब आपने ये पढ़ा है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जितना करंट पास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट का फ्लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं R, तो R किसके इक्वल आ गया? E बाय I। E इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? पोटेंशियल डिफरेंस required for the flow of 1 ampere current is known as resistance। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। अगर I की वैल्यू है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट है, तो R किसके बराबर आ जाएगा? R इज इक्वल टू E। तो व्हाट इज R? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो के कब जरूरत पड़ेगी, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ द करंट। जो 1 एम्पियर करंट को फ्लो करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, दैट इज द रेजिस्टेंस। क्लियर? तो वही रेजिस्टेंस। ठीक है, सो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। तो इसकी अगर यूनिट देखेंगे तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओहम है, और इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ओहम का नोटेशन है, या फिर हम लोग पोटेंशियल की तो आपको पता है वोल्ट, और ये इसकी है एम्पियर, तो पर एम्पियर। ठीक है, और VA से दिखाएंगे एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो ये है क्या? रेजिस्टेंस की यूनिट। होपफुली क्लियर है। तो दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस। ज्यादातर फिजिक्स में यूज हो रहा है, हमें बस इसका पता होना चाहिए कि दिस इज द इंटरप्शन इन फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेजिस्टेंस। नाउ द सेकंड वन, सेकंड टर्म आ जाए, दैट इज कंडक्टेंस।
conductance. So what is the conductance? Conductance will be denoted by capital G. G से डिनोट करेंगे तो ये क्या होगी, तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, तो G इज इक्वल टू 1/R। तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं इसमें, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। तो अगर इंटरप्शन है तो वो तो है रेजिस्टेंस, और अगर स्मूथ फ्लो है दैट इज द कंडक्टेंस, ठीक है। फ्लो, स्मूथ फ्लो इज द कंडक्टेंस एंड इंटरप्शन इज द रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में। तो G इज इक्वल टू 1/R। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ G? यूनिट ऑफ G क्या आ जाएगी, दैट इज ओहम इनवर्स, या फिर इसको सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस भी हो सकती है। दिस इज ओहम इनवर्स या एस सीमेंस। कुछ लोग महो लिखते हैं, पहले महो यूज किया जाता था बट नाउ इट इज द ऑब्सोलेटेड, आजकल इसको यूज नहीं करते हैं, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है महो को, महो MHO महो, अब वो एलिमिनेट कर दी गई है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं MHO महो। सो दिस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ओम थी, ओम इनवर्स या फिर सीमेंस। सो दिस इज अबाउट द कंडक्टेंस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, ये मैं अभी ऊपर बता चुका हूं कि फैक्टर्स किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो यहां पे इतना ज्यादा और डीप में जाने की जरूरत नहीं। अब असल मुद्दे पे आते हैं जी। अगला है थर्ड इज, यहां से अब आपका मेन टॉपिक शुरू होगा, रेजिस्टिविटी। ये बेसिक टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में यूज होती है। रेजिस्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय रो, ये किससे डिनोट किया जाता है, रो से। रेजिस्टिविटी याद रहे, इसको कुछ लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट ये जो टर्म है इट इज डिनाइड बाय IUPAC। IUPAC कहता है भाई इसको मत यूज करना, आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मत यूज करना, यू शुड यूज द वर्ड रेजिस्टिविटी। बट आपके एग्जाम में कोई पूछ भी ले तो आपको समझ लेना है कि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, रेजिस्टिविटी। ओके, तो स्टार्ट करें, तो शुरुआत करते हैं। अभी तक मैं आप लोगों को जेन्युइनली बताऊं तो मैंने सही तरीके से ना तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाई है और ना ही अभी तक इन चीजों में को मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे अप्लाई किया है। अब इस टर्म से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। आप लोगों को पता है, फिजिक्स में पढ़ा है और बेसिक कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है, फिजिक्स तो है ही कॉमन ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे पास एक ये वायर है, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लूं, और एक मेरे पास ये वायर है, आप लोग बता सकते हो कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा है या जिसकी लेंथ कम या जिसकी लेंथ ज्यादा। आप लोगों को पता होगा कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम लोग ये चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर जितना नजदीक हो उतना अच्छा, क्योंकि जितनी दूर जाते जाएंगे तो वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, और जितनी लेंथ बढ़ती जाती है उतना ही रेजिस्टेंस होगा, मतलब करंट के फ्लो में उतनी ही इंटरप्शंस आएंगी, उतना ही कम करंट फ्लो होगा। सो एज वी नो resistance is directly proportional to length of wire। यहां मैं लेंथ ही ले रहा हूं। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये लेंथ है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किससे बनी थी जी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। अब ध्यान देना शुरू कर लेना। और इसमें थे इलेक्ट्रोड, ये थे इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो ये सॉल्यूशन है, सिर्फ इसी का रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस आता है, इसके बाहर का किसी को कोई लेना देना नहीं। समझ गए? तो अगर मैं लेंथ ये रखूं, इसका मतलब अगर मैंने ये वायर रखी तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे,
अगर मैं ये डिस्टेंस रखता हूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, तो ये वाले आयंस की बात कर रहा हूं जो इनके बीच में है। तो लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ। क्लियर है? अब से समझ में आना शुरू होना चाहिए तुम लोगों को। ये है एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये है दूसरा इलेक्ट्रोड। इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज लेंथ। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। दिस वन इज द लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट आता है, अगर मेरे पास लेंथ तो सेम है, पर क्या किया, ये मैंने थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा दिया। अब जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। याद रहे, इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो दिस इज L, दिस इज A। ये है एरिया, क्योंकि आपको देखेंगे तो यहीं पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा इनके बीच में। तो आयंस जो है वो यहीं फ्लो करेंगे। अगर आप लोग ये वायर लेते हो तो इसी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये इससे बाहर का कुछ लेना ही नहीं है। तो ये है क्या, तो यहां से अब हमारे पास आ गया, सो हेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर यूनिट एरिया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते ही रो लगा देंगे, रो L/A, ठीक है। रो क्या है यहाँ पे, अभी तक वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लगाया, और यही क्या है हमारा रेजिस्टिविटी है, यही रेजिस्टिविटी है। अब मैं डेफिनेशन देने वाला हूँ रेजिस्टिविटी की, ये अब आप लोगों को समझनी है बहुत अच्छे से। तो रो किसके बराबर हो जाएगा, R इंटू एरिया पर यूनिट लेंथ, यही होगा। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आती है। अगर मेरे पास, अब ध्यान देना, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड एक एनोड, ये पीछे से जोड़ दो, ये आगे से जोड़ दिया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये लेंथ में कितनी मान लूं 1 सेंटीमीटर, ये ब्रेड्थ कितनी मान लूं 1 सेंटीमीटर, और ये हाइट भी कितनी मान लूं 1 सेंटीमीटर। कैन यू टेल मी कि इस इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। देखो ये है सेल, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, तो ये वाला इलेक्ट्रोड की ये फोटो है, ये वाले इलेक्ट्रोड की ये फोटो है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस है, याद रहे ना, तो ऊपर वाले से कोई काम है, और जो बच गया इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ना, उससे कोई लेना देना हमने जिससे लेना देना है वो सिर्फ वो है जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में है। तो ये असल में एक सिंगल लाइन नहीं है, ये ऐसा है, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, या ये कह सकते हो, ये तो ज्यादा क्योंकि थिक है, लेकिन अदरवाइज ऐसे देख लो, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, ऐसे खड़े इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना मान लें, इफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स is equal to 1 centimeter square, 1 centimeter square, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स भी कितना मान लिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। देन तो क्या होगा, देन रो इज इक्वल टू R इंटू 1/1, ये 1 तो रो इज इक्वल टू व्हाट R। इसलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे। स्पेसिफिक टर्म तब यूज की जाती है जब सारी डायमेंशंस यूनिटी ले ली जाती है। जब सारी डायमेंशंस यूनिटी ले ली जाए तो क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक टर्म बोली गई, इसीलिए इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दिया गया। तो रेजिस्टिविटी क्या है,
resistivity is the resistance of इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल की रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ 1 centimeter square area and separated by a distance of 1 centimeter. That is the resistivity. तो रेजिस्टिविटी उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रेजिस्टेंस है जिसका इलेक्ट्रोड्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेपरेट किया गया है बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर. एक और डेफिनेशन भी कह सकते हो. क्या कह सकते हो, बता सकते हो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब. पता ही होगा ना क्यूब की क्या होती है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर. तो इसके अंदर जो भी लिक्विड भरोगे वो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा ना. तो इसकी एक और डेफिनेशन है. और रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस of 1 centimeter cubic electrolytic solution. 1 centimeter cubic electrolytic solution. क्लियर है? क्योंकि यहां पर सारी डायमेंशंस 1 है, इसलिए इस रेजिस्टिविटी को, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, ये रेजिस्टेंस ही तो है कि भाई कितने इंटरप्शन शो करेगा जब आयंस चलेंगे, तो वो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है. इसीलिए रेजिस्टेंस का नाम, क्योंकि यहां पर डायमेंशन सारी 1 है, इसलिए इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल दिया गया है. क्लियर है? आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया होगा. तो रेजिस्टिविटी ये है, फॉर्मूला ये है, ρ = R × A by length. So this is about it. Now what is the unit of resistivity? तो यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो R की यूनिट है भाई ओहम, एरिया की है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है सेंटीमीटर. तो कैंसिल कर दो तो क्या आ गया? ओहम सेंटीमीटर, स्मॉल सी स्मॉल एम. ठीक है. अगर हम लोग इसी को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओम मीटर में भी तो हो सकता था ये, ओम मीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 ओम सेंटीमीटर. तो ये रिलेशन है 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर. क्लियर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बाकी तो कुछ चेंज ही नहीं करना आप लोगों को, बस ये याद करना है. सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. क्लियर है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है किस सेल का? जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक छोटी सी चिप दिखेगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की छोटी सी चिप दिखेगी और उनके बीच में डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर. तो वही है. तो याद रहे, दिखाने में तो यूं लग रहा है ये बीजी यहां भी नहीं, जो इसके एरिया इसके कांटेक्ट में है, जो वॉल्यूम इसके कांटेक्ट में है, जो इनके बीच में है, वही उसी का जो रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज द रेजिस्टिविटी. क्लियर? तो मैंने क्लियर कर दिया आई थिंक. रेजिस्टिविटी के बाद आता है कंडक्टिविटी. Conductivity, it is denoted by kappa. This is not K, it is kappa. और इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते थे. स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको C से डिनोट किया जाता था. स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूज्ड टू बी डिनोटेड बाय C, लेकिन इट इज डिनाइड बाय IUPAC. IUPAC कहता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस टर्म ना यूज करके आप कंडक्टिविटी टर्म यूज करो, या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं. ठीक है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है? तो कंडक्टिविटी क्या होगी बताओ आप लोगों को? ये 4th टर्म मैं बताने जा रहा हूं. दिस इज द 4th टर्म. पहली थी रेजिस्टेंस, फिर कंडक्टेंस आया तो क्या किया? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कर दिया. फिर आई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी,
अब रेजिस्टिविटी के बाद फिर से कंडक्टेंस आ गया, अब कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गई, तो ये क्या होगी, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो K इज इक्वल टू 1 बाय रो, 1 बाय रो, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रो किसके बराबर था, R इंटू एरिया पर यूनिट लेंथ। पुट कर दो यहां पे, तो K किसके इक्वल आ गया, 1 बाय R इंटू एरिया नीचे, लेंथ ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड, this is the relationship, this is the conductivity, 1 by R is nothing but the conductance। अभी किया था inverse of resistance is equal to conductance, कंडक्टेंस, तो K किसके बराबर आ गया, is equal to G into length per unit area। फिर से अब डेफिनेशन निकालते हैं, जिस वजह से इस कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला गया। लेंथ कितना करोगे, if length is equal to 1 centimeter, area of cross section of the electrode is 1 centimeter square, then क्या होगा, K is equal to G के बराबर आ जाएगा कि नहीं। now define it, define करें भाई अब इसको। so what is the specific conductivity, it is the conductance of an electrolytic cell having electrolytic solution between the electrodes of 1 centimeter square area of cross section area लेना आप लोगों को, cross section, and separated by a distance of कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो उसको बोला जाता है क्या, आपका दैट इज द कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है, तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। कब है, क्यों, जब आपकी सारी डायमेंशंस 1 हो, तो इसीलिए इसका नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल दिया जाता है। क्लियर, मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग चाहें तो एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या है, इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ही क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है या कंडक्टिविटी है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। एक बात याद रखें, फॉर एनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में द लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स and area of electrodes is always constant। किसी भी सेल के अंदर अगर आप देखें तो उसकी लेंथ, मतलब ये डिस्टेंस फिक्स होगा। सेल यूं नहीं है कि उसको आप लोग किसी दूसरे बीकर में डाल दोगे तो वो अलग हो जाएगी, नहीं, उसका लेंथ हमेशा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। उनका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड मैंने बताया वो एक चिप सी होती है, उसका एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा और उसका डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड विल आल्सो नॉट चेंज। तो इसीलिए hence length per unit area is known as cell constant। क्या बोला जाता है इसको, सेल कांस्टेंट। क्लियर, किसी भी सेल के लिए लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो लेंथ पर यूनिट एरिया भी कांस्टेंट, क्योंकि ये सेल के केस में है तो सेल कांस्टेंट बोलेंगे। तो क्या फॉर्मूला बन गया भाई, कापा इज इक्वल टू जी इंटू लेंथ पर यूनिट एरिया था, तो K इज इक्वल टू जी इंटू लेंथ पर यूनिट एरिया, तो क्या हो गया, G इंटू व्हाट इज लेंथ पर यूनिट एरिया, इज सेल कांस्टेंट। तो K इज इक्वल टू G इंटू इट, या फिर कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट।
cell constant. So this is the about the specific conductivity. This is the specific conductivity or simply conductivity you can call it. ठीक है, तो what is the unit of K? काप्पा की यूनिट क्या होगी? This is काप्पा. तो K is equal to what? G into length per unit area. What is the unit of G? G की यूनिट क्या थी? सीमेंस. कंडक्टेंस की अभी किया था. लेंथ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्या आ गया? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. तो क्या यूनिट है भाई? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. हरियाणा बोर्ड के बच्चे तो याद ही रख लें. ज्यादातर ये यूनिट पूछ लेते हैं. और भी है आगे सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस को क्या भी लिखते थे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. आप जब चाहें इनको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आती है रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर and meter. So that is a very simple relation. So this is about the conductivity. यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए. रेजिस्टेंस क्या, कंडक्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी क्या और कंडक्टिविटी क्या. तो होपफुली सबको आइडिया है. अब मैं शुरू करने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो मुझे एक्चुअल में पढ़ाना था आप लोगों को, वो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं. तो दिस इज द फिफ्थ टर्म, दैट इज द मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस. ठीक है, सो यू कैन कॉल इट एज मोलर कंडक्टेंस और द मोलर कंडक्टिविटी. इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा m. दिस इज द मोलर कंडक्टेंस. सो व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस अब क्या है? देखो इसमें एक टर्म तो आ ही रही है, कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं. मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग चाहें तो इसको कंडक्टिविटी बोलें या फिर कंडक्टेंस बोले. ओके, तो दोनों नाम से एग्जाम में आ जाती है, इसलिए इट इज बेटर कि आप दोनों नाम से जानें इसको. ओके, तो ठीक है जी, ठीक है. तो इसको सुंदर सा बना लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए. ओके, सो नाउ लेट अस सी. अब चेक करते हैं भाई क्या करते हैं. यहां पर मोलर का मतलब है the solution, electrolytic solution is having 1 mole of electrolyte. कितना ले रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. ऐसे समझते हैं ये दीवार एक इलेक्ट्रोड, ये दीवार एक इलेक्ट्रोड है. ठीक है, इसमें हमने पानी डाल दिया और पानी में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया 1 मोल. ठीक है, ध्यान से समझना. 1 मोल डाल दिया. मैं अब इसको बदल नहीं सकता क्योंकि ये मोलर है. मैं हमेशा 1 मोल रखूंगा. 1 मोल रख दिया. अब क्या किया? मुझे अभी इस सेल का कंडक्टेंस मापना है. तो आप सबको पता है कि इसकी हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर. इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 1 सेंटीमीटर. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना? 1 सेंटीमीटर. तो कैन यू टेल मी कि इसका कंडक्टेंस कितना आएगा? तो G इज द कंडक्टेंस. तो ये कितना आएगा? काप्पा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज द कंडक्टिविटी. मैं क्लियर हूं मेरे हिसाब से? दिस इज द कंडक्टेंस, दिस इज द कंडक्टिविटी. ओके, ध्यान देना. 1 मोलर के लिए बना रहे हैं. इस बात को चलो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए. अब क्या किया हमने? ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, ये दीवार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, इसके बीच में डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर था. अब मैंने इस डिस्टेंस को तो छेड़ा नहीं. मैंने इस दीवार के ऊपर एक दीवार और बना दी. कितनी? 1 सेंटीमीटर की. ना तो मैंने ब्रेड्थ छेड़ी है, मैंने सिर्फ हाइट चेंज की है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये कर दिया. अब बता सकते हो ये कितनी होगी? अब ये भी 1 सेंटीमीटर की थी यहां से यहां तक. ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर की थी यहां से यहां तक. ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है. अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया? इसको डाइल्यूट कर दिया. डाइल्यूट, मैंने इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला, इसमें सिर्फ पानी डाला है, पानी. तो अभी इसमें के लिए इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं? 1 ही मोल. लेकिन क्या आप बता सकते हो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? What is the volume of this cell? इस सेल का वॉल्यूम कितना था भाई? 1 सेंटीमीटर. पहले वाली सेल की बात कर रहा हूं. 1 सेंटीमीटर क्यूब था. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था 1 सेंटीमीटर क्यूब. अब कितना हो गया टोटल? पहले ऊपर वाली का बात करते हैं, ये वाली की बात करेंगे. तो वॉल्यूम कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब. बता सकते हैं इसका कंडक्टेंस भी कितना आएगा? K इंटू K इज इक्वल टू G के बराबर आ गया. अब क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, और तो कुछ चेंज किया ही नहीं हमने, तो दोनों का कंडक्टेंस सेम आ रहा है.
टोटल कंडक्टेंस बता सकते हो कितना हो गया? टोटल कंडक्टेंस, तो टोटल कंडक्टेंस कितना हो गया? दैट इज नाउ द वॉल्यूम इज दिस वन, तो कितना हो गया? K इसकी वजह से और K इसकी वजह से, तो टोटल कितना हो गया? 2K, और वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो हाइट होगी 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया वॉल्यूम? 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। ओके ठीक है। अब मैंने पहले तो 1 सेंटीमीटर की और दीवार बनाई थी, अब एक की और बना दी भाई, अब एक की और बना देते हैं, 1 सेंटीमीटर और बना दिया, ध्यान देते चलना। ठीक है, अब ये 1 सेंटीमीटर और कर दिया, ठीक है, और इसमें क्या भर दिया हमने? वही फिर और पानी डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट तो हम छेड़े नहीं सकते क्योंकि 1 मोलर है तो 1 ही आएगा, तो बता सकते हो इसका जी भी किसके बराबर आएगा? K के बराबर। अब इसका वॉल्यूम कितना था? इसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ओवरऑल इसका कितना हो जाएगा? ओवरऑल हो जाएगा G इसकी, K इसकी वजह से, K इसकी वजह से, K इसकी वजह से, कितना हो गया? 3K हो गया कि नहीं हो गया? वॉल्यूम कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब चेक करो, देखो एक रिलेशन आ रही है, जितना वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ 1 था तो 1K, यहाँ वॉल्यूम हुआ 2 सेंटीमीटर तो 2K, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर क्यूब तो 3K, यही हो रहा है ना। अब क्या किया मैंने, इसको बढ़ाते बढ़ाते क्या ले गया? अब इसका टोटल जो हाइट मैंने कर दी कितनी? टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर, बाकी कुछ नहीं छेड़ा, हाइट कर दी 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बता सकते हो कि वॉल्यूम कितना हो गया? नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम कितना हो गया ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन? कैन यू टेल मी? तो तुम लोग कहोगे हाँ सर, V इंटू 1 दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया कि नहीं हो गया? तो बता सकते हो अब कंडक्टेंस कितना होगा? कंडक्टेंस बताओ, कंडक्टेंस यहां पर जितना वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इनटू कितना भाई? K कंडक्टिविटी से, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यही तो हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। अब क्योंकि एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज हैविंग कितना? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 mole of electrolyte, hence such conductance is known as, इस कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे? टेंस इज नॉन एज मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, डेफिनेशन नहीं बताई, डेफिनेशन बताऊंगा, पर अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना कि सर आ गया समझ में, नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि इसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पहले मैंने लिया था ये वाला कमरा, 1 सेंटीमीटर क्यूब था इसके अंदर सॉल्यूशन, तो इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आया था या कंडक्टिविटी आई थी वो कंडक्टेंस के बराबर था, डबल कर दिया, तो कंडक्टेंस K इसकी वजह से था तो K उसकी वजह से था, तो 2K हो गया। फिर मैंने तीन मंजिल बना दी, मैं ना तो इनकी ब्रेड्थ बदल रहा हूं ना इनका डिस्टेंस बदल रहा हूं, मैं सिर्फ क्या बदल रहा हूं? हाइट बदल रहा हूं। मतलब मैं इसमें और ज्यादा लिक्विड सॉल्वेंट डालता जा रहा हूं, सॉल्वेंट डाल रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्वेंट डालता चला गया तो इसको डाइल्यूट कर दिया गया, तो अब जो इसका कंडक्टेंस आएगा 20 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन का, जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा गया है, जो इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर दूरी पे हैं, और इस तरीके से ये सेल बनाई गई है ताकि ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को अपने अंदर कैरी कर सके, तो इसका कंडक्टेंस ही क्या होगा? इसकी कंडक्टिविटी ही क्या है? दैट इज नॉन एज द मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है? तो करें भाई, अब डेफिनेशन लेके आए, तो यहां से मैं डेफिनेशन, क्योंकि मुझे ये चाहिएगा अभी, तो व्हाट इज इट? तो मोलर कंडक्टेंस क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, कंडक्टेंस ऑफ कितना सॉल्यूशन भाई? 20 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन having 1 mole of electrolyte and placed in between the
electrodes separated by a distance of 1 centimeter is known as molar conductance. क्लियर है? एक एक पॉइंट समझ लें. 20 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन था, हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ था. किसके बीच में रखा है? उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा है विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर. आप लोगों को अपनी बुक वाली डेफिनेशंस में कंफ्यूज नहीं होना है. आप लोग सिंपल डेफिनेशन समझें कि ये 20 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन है, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है और इलेक्ट्रोड्स को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है. तो इसका कंडक्टेंस ही क्या है? इज द मोलर कंडक्टेंस. क्लियर है? तो क्या रिलेशन आया था हमारे पास? तो लैम्डा m किसके बराबर है जी? लैम्डा m इज इक्वल टू v इंटू के. ये निकाल रखा भाई. दिस इज कंडक्टेंस. यहाँ पे भी लिख देता हूं, आप लोग भी यहाँ पे लिख दे. ये मोलर कंडक्टेंस ही था ना, मोलर कंडक्टेंस. दिस इज v इंटू के. यही आया हमारे पास. क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं. तो लैम्डा m इज द मोलर कंडक्टेंस, v इज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूबिक एंड k इज द कंडक्टिविटी. ओके, यही है. सो नाउ व्हाट इज, ये मैं रखूंगा क्योंकि मुझे अगली डेफिनेशन में चाहिएगा ये. तो लैम्डा m इज इक्वल टू v इंटू के. तो मोलैरिटी किसके बराबर होती है बताओ भाई बच्चों? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई विद 1000. यही होती है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? यहाँ पे सोल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. मोलैरिटी को m से दिखाते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है? 1. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. तो व्हाट इज v इक्वल टू 1000 बाय मोलैरिटी. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1000 बाय मोलैरिटी. तो v की जगह पे वैल्यू पुट कर दो. तो लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 into k into by molarity. So this is the relation of molar conductance. इसमें k किसके बराबर है? k is equal to conductance into cell constant, length per unit area. यहाँ से k निकाल सकते हो. m is the molarity. अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है तो उसकी solubility क्या होगी? बहुत कम होगी. मतलब वो जल्दी से जल्दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेगा. अगर उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो उस केस में मोलैरिटी को किससे रिप्लेस कर देंगे? सोल्यूबिलिटी से. तो सोल्यूबिलिटी भी आ सकती है. सो दिस इज लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय मोलैरिटी. दिस इज द मोलर कंडक्टेंस. अब इसकी यूनिट देख लेते हैं. तो यूनिट कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देते हैं क्योंकि मुझे ये जरूरत पड़ेगी अगले उस केस में. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस भाई? तो किसके बराबर है? लैम्डा m इज इक्वल टू v इंटू के. ऐसे ही लिख सकते हो. k की तो वैल्यू आप सबको पता ही है ना. k की वैल्यू पता नहीं है क्या आप लोगों को? क्या वैल्यू है k की? आप लोग बताएं. तो इसकी जगह पे पहले ये भी लिख लेते हैं. ये क्या था? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है. तो k इंटू 1000 बाय मोलैरिटी. तो मोलैरिटी को क्या लिख सकते हो? इंटू k बाय मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. याद होगा ना, अभी सेंटीमीटर क्यूब में लिया था तो इंटू सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ गया. k की यूनिट क्या थी? k इज कंडक्टेंस सीमेंस सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर. यही थी. k की यूनिट पुट कर दे यहाँ पे. लैम्डा m इज इक्वल टू सीमेंस पर सेंटीमीटर. दिस इज सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल. तो क्या आ गया? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस. ये है मोलर कंडक्टेंस की यूनिट. जो जो चीज हमें चाहिए थी हमने वो सारी वैल्यूज वहां पे पुट कर दी. मोल पर सेंटीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर किसकी यूनिट थी? मोलैरिटी की. तो पर लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज ऑल अप टू यू. आपकी मर्जी है.
तो दिस इज ऑल अबाउट इट. सो दिस इज अबाउट द मोलर कंडक्टेंस. तो मोलर कंडक्टेंस क्या था? एक 20 सेंटीमीटर क्यूबिक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ही मोलर कंडक्टेंस है. कंडीशन क्या है कि उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और वो जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा जाना चाहिए. जिन इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो वो है क्या? मोलर कंडक्टेंस. नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. लास्ट टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ओके, इट विल बी डिनोटेड बाय लैम्बडा EQ. सबको पता होगा ना लैम्बडा EQ. अब क्या करना है आप लोग सोचो कि भाई इक्विवेलेंट आते ही नॉर्मेलिटी की बात चल पड़ी. अभी तो मोलरिटी थी तो 1 मोल. अभी क्या करेंगे? यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे. डाल दिया. 1 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? Gk के बराबर. फिर G2k के बराबर दुगनी कर दी. इस बिल्डिंग को ऊंचा करता जा रहा हूं, एक दीवार के ऊपर दूसरी दीवार जस्ट उसी साइज की बढ़ाता जा रहा हूं. तो फिर कितना हो गया? 2k, फिर हो गया 3k, और अगर 20 सेंटीमीटर तक ले गया तो Vk. ठीक है. तो V ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो कंडक्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? V इंटू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंटू K. तो यहां पर क्या है? आप देखेंगे कि यहां पर सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है. तो यहां पे लिख दूं एज the V centimeter cubic solution is prepared by dissolving कितना? Dissolving 1 gram equivalent of electrolyte. 1 gram equivalent of electrolyte. Hence this conductance is also known as क्या बोलते हैं? known as इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. ठीक है जी. थोड़ा सा कम साइज शायद ना दिखे, बट मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को सुन जरूर रहा होगा. क्लियर है? मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को कि वही है, बस पहले 1 मोल ले रहे थे, अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं. तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब, कंडक्टेंस वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इनटू K, और यहां पर ये क्या बन गया? लैम्बडा EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस V इंटू K. ठीक है. तो अब इसकी डेफिनेशन देते हैं भाई. पहले डेफिनेशन क्या होगी बता सकते हो क्या? द कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल की बजाय 1 ग्राम equivalent of electrolyte placed 1 gram of having 1 gram equivalent of electrolyte and placed in between the electrodes separated by a distance of 1 centimeter is known as equivalent conductance. That is known as equivalent conductance. तो lambda EQ is equal to V into K. ओके. तो अब क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी आएगी. तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू? नॉर्मेलिटी को n से दिखा देंगे. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रोलाइट के? 1 बाय V. तो कितना हो जाएगा? 1000 बाय n. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं V की जगह पे. तो लैम्बडा EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी. बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, सेम है 1000 बाय नॉर्मेलिटी. दिस इज द डिफरेंस. वहां मोलरिटी थी, यहाँ नॉर्मेलिटी थी. यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट लैम्बडा EQ यहाँ पर मोल आ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट. पर मोल की बजाय क्या आ जाएगा? पर ग्राम इक्विवेलेंट 1000 बाय नॉर्मेलिटी. ठीक है. आप लोग चाहें तो इसके और मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मैं क्लियर कर दिया या नहीं? ठीक है. होपफुली आ जाएगा, हो जाएगा. आप लोग वीडियो पॉज कर करके देखते रहेंगे तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा. तो मैं लिखता हूं क्या? रिलेशन बिटवीन लैम्बडा M एंड लैम्बडा EQ. रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो क्या रिलेशन है? तो लैम्बडा M इज इक्वल टू व्हाट? लैम्बडा EQ से लिख लेते हैं.
इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी. K इज द कंडक्टिविटी, आप लोगों को याद होना चाहिए. नॉर्मेलिटी किसके बराबर है? वैलेंसी इंटू मोलैरिटी. मैं पूरी चीजें आप लोगों को सॉल्यूशन यूनिट में करवा चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे भी नहीं रहा, क्योंकि उनकी वीडियो अवेलेबल है. आप लोग जाके और क्या पढ़ सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, तो वहां जाके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा. K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वैलेंसी इंटू मोलैरिटी, यही होगा. व्हाट इज K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी? दिस इज मोलर कंडक्टेंस. लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M बाय वैलेंसी. तो व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू वैलेंसी इंटू मोलर equivalent conductance. So this is the relation between molar conductance and the equivalent conductance. Clear है? समझ गए होंगे? तो this is all about it. So this is all about today's lecture. अब मैं आप लोगों को आज का जो जितना बताया मैंने वो सारा कंक्लूड कर देता हूँ. होपफुली उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है. तो बेसिक टर्म्स मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को, सबसे पहले पढ़ाया था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E बाय आई, यूनिट थी ओहम, ठीक है. फिर था कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज ओहम इनवर्स या फिर सीमेंस. फिर पढ़ाया था रेजिस्टिविटी, R इंटू एरिया पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट आई थी ओहम, सेंटीमीटर या मीटर, दिस इज रेजिस्टिविटी. फिर आई थी कंडक्टिविटी 1 बाय रो या फिर G इंटू लेंथ पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट आई थी सीमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स. और इसमें एक चीज और थी, लेंथ पर यूनिट एरिया इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है. फिर आया था हमारे पास मोलर कंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय द मोलैरिटी. और इसकी रिलेशन, इसका यूनिट क्या आई थी, K की यूनिट थी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. और फिर आया था हमारा लास्ट था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और ये था कितना, K इंटू 1000 बाय द नॉर्मेलिटी, दैट इज इक्वल टू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट. रिलेशन क्या आया था अभी आप लोगों को याद हो तो, लैम्डा M इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू लैम्डा EQ, ठीक है. यही आएगा ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, तो नॉर्मेलिटी वैलेंसी, तो वैलेंसी, ठीक है. सो दिस इज द रिलेशन. तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात है. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस आप फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में हम लोग खासकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे. किस वजह से हुआ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस के फ्लो की वजह से. सो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया. नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेजरमेंट करेंगे कि कैसे हम लोग मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कैसे मेजर करेंगे. तो वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा. होपफुली आप लोग इतनी देर व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल पढ़ लोगे. अगर वो पढ़ चुके होगे तो आप लोगों को वो आसान से समझ में आ जाएगा. ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में. बाय.